Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter number 9 ray optics and optical instrumentation. So ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पार्ट में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेलीस्कोप. यस, टेलीस्कोप आपको पिक्चर में सामने नज़र आ रहा होगा. टेलीस्कोप वर्ड सुनते से ही हमें अचानक से ध्यान आता है कि हाँ, कोई एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम अलग अलग तरह के प्लैनेट्स और बहुत ही ज़्यादा दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम देख सकें. सो ऑब्वियसली टेलीस्कोप वही होते हैं जो टेलीस्कोप करें, जो बेसिकली दूर मौजूद जो बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें बिल्कुल करीब उनकी एक विजिबल इमेज हमारी आइज़ में क्रिएट कर दें. ठीक है. सो टेलीस्कोप काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे पॉसिबल हो पाता है कि आप एक टेलीस्कोप की मदद से बहुत ही बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, कितने ज़्यादा दूर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं, उन्हें भी आप बहुत आसानी से अपनी आइज़ में उसकी इमेज क्रिएट कर सकते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग टेलीस्कोप्स की. The telescope is an instrument for seeing the distant object clearly and magnified, though apparently if it is of the two types. ठीक है. सो टेलीस्कोप बेसिकली एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका यूज़ किया जाता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और ये बेसिकली दो तरह के होते हैं. पहला होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरे होते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, अ टेलीस्कोप यूज टू सी द हेवनली बॉडीज, इट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. जो दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर, जो अलग अलग तरह के प्लैनेट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं हमसे, ठीक है, उतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को, बहुत ज़्यादा दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए नॉर्मली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है. इट प्रोड्यूसेस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. ये क्या होता है? ये एक रियल और इन्वर्टेड इमेज क्रिएट करते हैं उस ऑब्जेक्ट की. एज हेवनली बॉडीज़ आर राउंड राउंड या फिर स्फेरिकल शेप्स की होती हैं, सो द इन्वर्टेड इमेज डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जर्वेशन. तो इनका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो नॉर्मली कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं करता क्योंकि स्फेरिकल शेप की बॉडीज़ होती हैं. सो इनका इन्वर्टेड भी ऑलमोस्ट स्फेरिकल ही होता है. सो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की अगर हम लोग बात करें, फॉर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, अगर हम अर्थ पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं, अर्थ पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का. सो इट वुड बी नेसेसरी टू हैव द इरेक्टेड इमेज. ठीक है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप अर्थ पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को हमेशा एक इरेक्टेड इमेज क्रिएट करना चाहिए. ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एक इरेक्टेड इमेज ही क्रिएट करते हैं, जबकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन्वर्टेड इमेज क्रिएट कर रहा था. सो अ टेलीस्कोप यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इन आउट ऑफ टू टाइप्स में से बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, इसके स्ट्रक्चर के, इसके इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में. इसे नॉर्मली रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी कहा जाता है. ठीक है. सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है इज़ यूज टू सी द हेवनली बॉडीज़ या हेवनली ऑब्जेक्ट्स. An astronomical telescope consists of the two lens system. The lens system facing the object is called the objective and it has a large aperture and is of the large focal length. The other lens system is called the eyepiece. It has a small aperture and short focal length. चलिए इसके रे डायग्राम को देखते हैं हम लोग. बेसिकली इसमें भी दो लेंसेज होते हैं. पहला लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस या जिसे हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, और दूसरा होता है आई लेंस जिसे हम आई पीस कहते हैं. यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो होता है या फिर ऑब्जेक्ट लेंस जो होता है उसका अपर्चर बड़ा होता है. उसका अपर्चर बड़ा होता है. क्यों बड़ा होता है? क्योंकि ये बड़ी बॉडीज़ को इन्फिनिटी, ऑलमोस्ट इन्फिनिट डिस्टेंस पर मौजूद बॉडीज़ को देखने के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए इसका अपर्चर जो होता है वो बड़ा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज इसमें एंटर कर सके और एक क्लियर इमेज यहाँ पर फॉर्म हो सके. सो फाइनली ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है. इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ होती है वो भी ज़्यादा होती है. ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, लार्ज होती है. सो ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट लेंस का जो अपर्चर भी बड़ा होता है और इसकी फोकल लेंथ भी लार्ज होती है. जबकि आई पीस की हम बात करें, सो आई पीस के केस में द अदर इट हैज़ ए स्मॉल अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ. इसकी अपर्चर स्मॉल होता है और फोकल लेंथ भी शॉर्ट होती है. इसका अपर्चर स्मॉल होता है, स्मॉल ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरिजन में स्मॉल होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरिजन में स्मॉल होता है, और इसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है? शॉर्ट होती है. सो ये बेसिक डिफरेंस होता है.
एक टेलीस्कोप और एक माइक्रोस्कोप में, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोप भी पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए हम थोड़ी सी वर्किंग समझते हैं इसकी। सो प्रिंसिपल, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा? द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। सो द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स the real and inverted image of the distant object at its focal plane. The distance of the eyepiece from the objective is adjusted till the final image is formed at the least distance of distinct vision. ठीक है। So in case the position of eyepiece is so adjusted, the final image is formed at infinity. The telescope is said to be normal adjustment. सो यहाँ पर एक्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है या फिर ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ये इस ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पर मौजूद जो बहुत ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है इस ऑब्जेक्टिव से, उसे हम ऑलमोस्ट ये मान सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पर मौजूद है। सो इन्फिनिट डिस्टेंस से आने वाली जो लाइट रेज हैं या इन्फिनिट डिस्टेंस पर मौजूद जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को फॉर्म करता है ऑब्जेक्टिव अपने फोकल पॉइंट पर। ठीक है, सपोज़ क्योंकि इसका फोकल लेंथ इसकी ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो लाइट रेज आएगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल आएगी। ऑलमोस्ट पैरेलल लाइट रेज इन्फिनिटी से आएगी जो आफ्टर इस कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज होगी अपने फोकल पॉइंट पर। तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमेशा इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज को अपने फोकल पॉइंट पर क्रिएट करता है, अपने फोकल पॉइंट पर क्रिएट करता है या अपने से फोकल लेंथ पर क्रिएट करता है। यहाँ पर जो क्रिएटेड इमेज होती है, जो ऑब्जेक्टिव जो इमेज क्रिएट करता है वो कैसी होती है? एक रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। ऑब्वियसली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रियल और इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पर क्रिएट हुई है इस ऑब्जेक्टिव की मदद से। और अब ये रियल और इन्वर्टेड इमेज इस आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। और फिर ये आई पीस जो होता है या फिर आई लेंस होता है, इससे हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इससे कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इसके बाद इस ए डैश बी डैश की जो फाइनल इमेज है वो हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न पर नज़र आए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न पर नज़र आए। यहाँ से एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है हमें कि जो टेलीस्कोप होता है उस टेलीस्कोप की आई पीस को हमेशा एडजस्ट किया जाता है इमेज की विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए, कि जो फाइनल इमेज हमें क्लियरली विजिबल रहे और वो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विज़न पर क्रिएट हो। इसके लिए आई पीस को हमेशा या आई लेंस को हमेशा एडजस्ट किया जाता है। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। दिस इज़ बेसिकली द ऑब्जेक्ट लेंस जो हमें क्लियरली बड़ा अपर्चर का नज़र आ रहा है, और ये आई लेंस। ठीक है, और ये आई लेंस बेसिकली इस ऑब्जेक्ट लेंस के ट्यूब के अंदर इंसर्टेड है। सो ऑब्वियसली जब भी हमें इस आई लेंस को एडजस्ट करना होता है, हम बेसिकली इस ट्यूब से इसे अंदर बाहर की तरफ एडजस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न पर मिलती है। सो यहाँ पर एक और टर्म होती है, मे बी पॉसिबल कि जो इमेज है, जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पर भी बन सकती है। एक तो इमेज कहाँ पर बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न पर, और दूसरा इमेज क्रिएट हो सकती है इन्फिनिटी पर। सो जैसा कि यहाँ पर इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि इमेज फॉर्म हो रही है इन्फिनिटी पर। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेसिकली नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो हम इस टेलीस्कोप के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए यहाँ पर दो कंडीशंस देखेंगे। पहली कंडीशन में हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे कि सपोज़ जो इमेज फॉर्म हो रही है, फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है वो इन्फिनिटी पर ही फॉर्म हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर है और इमेज भी इन्फिनिटी पर ही फॉर्म हो रही है। ठीक है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। और सेकंड जो हम इसमें कंडीशन देखेंगे वो देखेंगे कि सपोज़ इमेज जो फॉर्म हो रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न पर फॉर्म हो रही है। सो पहला वाला केस कंसिडर करते हैं, सपोज़ व्हेन द इमेज फॉर्म इज़ एट इन्फिनिटी, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। सो इसके लिए भी हमने कंसिडर किया हुआ है बिल्कुल वही रे डायग्राम आप जो देख रहे हैं यहाँ पर। सपोज़ ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है और ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज़ है वो पैरेलल हैं, जो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से उसके फोकल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होंगी। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्टिव एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द फोकल लेंथ f0 पर। ठीक है, अब सपोज़ हमने इस आई पीस को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया कि ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, सपोज़ ये इस आई पीस के फोकस पर हो, इस आई पीस के फोकस पर आ जाए। ठीक है, सपोज़ कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है ए डैश बी डैश वो इस आई पीस के फोकस पर आ जाए। ठीक है, सो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि इस इमेज की इस आई पीस से डिस्टेंस जो होगी, ये इमेज इस आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर
इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली इस आई पीस के फोकल लेंथ के इक्वल होगा। ऑब्वियसली जब फोकल ये कॉन्वेक्स लेंस से और फोकल पॉइंट से आने वाली जो लाइट रेज है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट तो नहीं होगी, इसलिए जब इन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये सारी की सारी लाइट रेज कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी में जा रही है। सो फाइनली हम कह सकते हैं इफ़ द पोजिशन ऑफ आई पीस इज एडजस्टेड सो दैट इमेज ए डैश बी डैश लाइज एट इट्स फोकस देन द फाइनल हाईली मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, सो हाईली मैग्नीफाइड इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। क्लियर। अब यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर की अगर हम बात करें, इस कंडीशन के अंदर अगर हम मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करना चाहें तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द रेशो ऑफ। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंजेस होंगे। मैग्नीफाइंग पावर of the telescope in the normal adjustment is defined as a ratio of angle subtended by the image at the eye, है ना, angle subtended by the image at the eye as seen through the telescope to the angle subtended by the object seen directly when both the object and image lies at the infinity। जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों, इमेज और ऑब्जेक्ट, ये इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही इन्फिनिटी पर हों, तब एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई डिवाइडेड बाय द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट सीइंग डायरेक्टली। ठीक है, ये जो एंगल का रेशो होगा वो क्या कहलाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट केस। ठीक है, सो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि सपोज़ जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ पर है, सपोज़ ऑब्जेक्ट लाइज एट द इन्फिनिटी। सो ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड करेगा इस आई पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, सपोज़ कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से हो रहा है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से हो रहा है। सो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं as the object is at the very large distance, the angle subtended by it at the eye is practically the same as the subtended by the objective। ठीक है, तो बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर यहाँ पर है वो उतना ही एंगल सबटेंड करेगा जितना ये ऑब्जेक्टिव लेंस इस आई पर सबटेंड करेगा। तो सपोज़ आई पर सबटेंड होने वाला जो एंगल है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंगल जो होगा बेसिकली उस एंगल को हम बोल रहे हैं यहाँ पर alpha। This angle is basically alpha, so the angle subtended by the object is basically alpha। और इमेज कितना एंगल फॉर्म कर रही है, तो हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं इमेज भी इन्फिनिटी पर ही फॉर्म हो रही है। तो ऑब्वियसली इमेज जो एंगल फॉर्म करेगी, इमेज इन्फिनिटी पर कहीं पर बनेगी, तो एंगल जितना सबटेंड करेगी वो भी सपोज कितना होगा, दैट एंगल इज़ बेसिकली बीटा, वो एंगल होगा बीटा। सो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द आई इज़ बीटा। सो फाइनली इन दोनों एंगल्स का जो रेशो है हम कह सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो होगा m इज़ इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब क्योंकि बीटा और अल्फ़ा बहुत छोटे हैं इसलिए हम कंसिडर कर सकते हैं बीटा इज़ इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10 अल्फ़ा। सो मैग्नीफाइंग पावर जो होगा m इज़ इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा। अब टर्म आती है 10 बीटा और 10 अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। सो इन द ट्राइंगल सी ए डैश बी डैश में अगर हम देखें 10 अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए, इन द ट्राइंगल सी ए डैश बी डैश को अगर हम देखें तो यहाँ से हम 10 अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बहुत ईजीली 10 अल्फ़ा कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो 10 अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, बेस क्या है यहाँ पर ऑब्वियसली सी ए डैश। सो वी कैन से दैट 10 अल्फ़ा विल बी ए डैश बी डैश अपॉन सी ए डैश। इसी तरह से 10 बीटा को अगर कैलकुलेट करना है हमें, सो 10 बीटा भी कैलकुलेट किया जा सकता है वेरी इजीली। 10 बीटा के लिए हम ट्रायंगल कंसिडर करें यहाँ पर ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश सी डैश ट्रायंगल अगर कंसिडर करें तो यहाँ से 10 बीटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन सी डैश ए डैश बेस। सो 10 बीटा विल बी 10 बीटा विल बी ए डैश बी डैश अपॉन सी डैश ए डैश। यहाँ पर अल्फ़ा लिखा हुआ है, गलती से इसको बीटा कर सकते हैं हम लोग। सो ये हो गया ए डैश बी डैश अपॉन सी डैश ए डैश। सो फाइनली अब टेक द रेशो एम की वैल्यू में कैलकुलेट करें 10 बीटा के लिए ए डैश बी डैश अपॉन सी डैश ए डैश, और 10 अल्फ़ा के लिए हमने ए डैश बी डैश अपॉन सी ए डैश यहाँ पर पुटअप किया। फाइनली ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, सी ए डैश अपॉन सी ए डैश ए डैश। सो फाइनली यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, उसका फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है सी ए डैश अपॉन सी डैश ए डैश। अब यहाँ पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अगर हम लोग अप्लाई करें सो यहाँ से हमें सी ए डैश और सी डैश ए डैश की वैल्यू मिल जाएगी।
तो देखिए सी ए डैश की वैल्यू क्या होगी, बड़ा सिंपली हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सी ए डैश मतलब सी से ए डैश की तरफ जो डिस्टेंस है वो है एफ़ ज़ीरो। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन होगी सी से ए डैश की तरफ, और ऑब्वियसली ये डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट की, तो यहाँ पर सी ए डैश क्या होगा प्लस एफ़ ज़ीरो। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे सी ए डैश होगा प्लस एफ़ ज़ीरो। जबकि सी डैश ए डैश को अगर जब हम मेज़र करेंगे तो सी डैश ए डैश की जो मेज़रमेंट की डायरेक्शन होगी सी डैश से ए डैश की तरफ, सी डैश से ए डैश की तरफ जो मेज़रमेंट होगा वो ऑब्वियसली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, इसलिए सी डैश ए डैश की वैल्यू होगी माइनस एफ ई। सो वी कैन पुट सी डैश ए डैश इज इक्वल टू माइनस एफ ई। सो फाइनली यहाँ पर m इज़ इक्वल टू सी ए डैश अपॉन सी डैश ए डैश की जगह हम वैल्यूज़ पुटअप कर सकते हैं प्लस एफ ज़ीरो एंड माइनस एफ ई। सो फाइनली वी विल गेट द मैग्नीफाइंग पावर m इज़ इक्वल टू माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एफ ई। So it follows that the magnifying power of the telescope in the normal adjustment will be large। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, लार्ज होता है। क्यों? एंड इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ लार्ज, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मैग्नीफाइंग पावर है एम वो प्रोपोर्शनल है किसके, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट लेंस के, जबकि मैग्नीफाइंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई लेंस की फोकल लेंथ के। यहाँ से प्रूफ होता है कि मैग्नीफिकेशन लार्ज होगा अगर फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो, या ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ अगर ज़्यादा है और आई लेंस की फोकल लेंथ अगर कम है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। सो if the focal length of objective is large and that of the eyepiece is small, further negative value of the magnifying power of the telescope tells दैट फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज़ इन्वर्टेड एंड रियल। जो फाइनल इमेज होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड और रियल होगी। आप इसी डायग्राम से भी देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो लाइट रेज जा रही है फाइनली जो हमने बैकवर्ड एक्सटेंड की है, ये इन्फिनिटी पर जाकर कहीं पर मिलेगी, ऐसा हमारी हाइपोथेसिस है कि जो पैरेलल रेज होती है वो इन्फिनिटी पर जाकर इंटरसेक्ट होती है। तो ऑब्वियसली जो इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर रियल इंटरसेक्शन की वजह से होगी, और वो क्या होगा, बेसिकली रियल इमेज होगी। और इसी तरह से यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, क्योंकि इमेज फॉर्म होगी इस डायरेक्शन में, तो इमेज भी कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। सो इस तरह से यहाँ पर टेलीस्कोप अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की केस में देखा जाए तो इन्वर्टेड और रियल इमेज फॉर्म करता है। इट मे बी नोटेड दैट व्हेन द टेलीस्कोप इज इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर फोकल लेंथ। बिल्कुल यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं इजीली, जैसा मैंने आपसे कहा था कि भाई यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है अपनी इमेज क्रिएट कर रहा है इसके फोकल पॉइंट पर, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई एफ़ ज़ीरो। और जब इमेज यहाँ पर इन्फिनिटी पर क्रिएट होगी तो उस वक्त जो ये इमेज क्रिएट हो रही होगी वो इस आई लेंस के भी फोकस पॉइंट पर होगी, एफ ई पर। सो ऑब्वियसली यहाँ पर सी से इस सी डैश के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब दोनों लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा एफ़ ज़ीरो प्लस एफ ई, दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ के एडिशन के इक्वल। So it will be f0 plus fe. So it follows that the magnifying power of the telescope in the normal adjustment will be large if the focal length of objective is large। ठीक है, अगर focal length of the objective ज़्यादा होगी तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा, और अगर आई पीस जो हमारा आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी तो भी मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो फर्दर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप टेल्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड एंड रियल। सो अब हम बात करेंगे सेकंड वाले केस की, कि सपोज जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म हो रही है। व्हेन द इमेज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो व्हेन द, अब यहाँ पर भी सेम केस होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव बेसिकली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जब ये देख रहा है ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ से आने वाली जो लाइट रेज है ये ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस की मदद से कन्वर्स होगी इसके फोकल पॉइंट पर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव और इस ए डैश बी डैश के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ के इक्वल होगा इस ऑब्जेक्टिव लेंस के। सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुई है ए डैश बी डैश, ये अब एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी इस आई पीस के लिए। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब इस आई पीस को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये जो ए डैश बी डैश है इसकी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर क्रिएट हो, मतलब इस आइस के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर क्रिएट हो, मतलब इस सपोज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो कैपिटल डी है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ए डैश बी डैश की जो फाइनल इमेज क्रिएट हो रही है वो हो रही है ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, और इसकी डिस्टेंस है कैपिटल डी। ऑब्वियसली यहाँ पर जो एफ ई है वो एफ ई जो एफ ई है वो फोकल पॉइंट है इस आई पीस का फोकल पॉइंट है, और इस फोकल पॉइंट से सी डैश के बीच का डिस्टेंस है एफ ई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रही है
जो इमेज फॉर्म हो रही है ए डैश बी डैश, वो इस आई लेंस के फोकस पर नहीं है, ठीक है। पहले वाले केस में, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में, वो इस आई पीस के भी फोकस पर, आई पीस के फोकस पर भी क्रिएट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आई पीस के फोकस और इस आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर, या उस इन दोनों के बीच में कहीं पर इमेज फॉर्म हो रही है। और ये इमेज जो फॉर्म हो रही है डैश बी डैश, वो इस आई पीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव हो रही है। तो ऑब्वियसली इसकी जो फाइनल इमेज क्रिएट हो रही है वो फाइनली इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकल पॉइंट F0 के बीच में कहीं पर बन रही है, ठीक है। जो ऑब्वियसली कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है, ऑब्वियसली इन्वर्टेड इमेज है। और ये इमेज की जो पोजीशन होगी वो ऑब्वियसली इस आई पीस के कंपैरिजन में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होगी। सो फाइनली हम यहाँ पर भी कह सकते हैं, यहाँ पर अगर हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर अगेन इज द रेशो ऑफ द टू एंगल्स। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई formed at the least distance of distinct vision to the angle subtended by the eye by the object lying at the infinity, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैग्नीफाइंग पावर की जब हम बात करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। एक इमेज जो बेसिकली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म हो रही है, वो जितना एंगल आई पर सबटेंड कर रही है, सपोज वो जो एंगल सबटेंड कर रही है वो एंगल है यहाँ पर हम देख सकते हैं, दैट इज़ बीटा, ठीक है। और दूसरा, ऑब्जेक्ट जितना एंगल सबटेंड करेगा जब वो इन्फिनिटी पर होगा, तो ऑब्वियसली वो एंगल है यहाँ पर अल्फ़ा, क्योंकि अगेन हम यहाँ पर जैसा हमने पहले कंसिडर किया था कि ऑब्जेक्ट जितना एंगल सबटेंड करेगा आई पर, एग्जैक्टली उतना ही एंगल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सबटेंड करेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के केस में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है वो एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस इज़ बेसिकली अल्फ़ा, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों एंगल्स हमें मिल गए, बीटा और अल्फ़ा। सो फाइनली इनका जो रेशो होगा बीटा अपॉन अल्फ़ा वो होगा मैग्नीफाइंग पावर m इज़ इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। सो क्योंकि अगेन हम कंसिडर करेंगे बीटा एंड अल्फ़ा बोथ आर वेरी लेस, सो वी कैन कंसिडर बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा। सो नाउ इट्स द टाइम टू कैलकुलेट द 10 बीटा एंड 10 अल्फ़ा। सो कंसिडर द राइट एंगल ट्रायंगल सी ए डैश बी डैश। सी ए डैश बी डैश हमने कंसिडर किया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल वही सी ए डैश बी डैश, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। तो 10 अल्फ़ा क्या होगा, 10 अल्फ़ा होगा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस सी ए डैश। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन सी ए डैश। इसी तरह से 10 बीटा कैलकुलेट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल सी डैश ए डैश बी डैश, और 10 बीटा कैलकुलेट करना है हमें। तो 10 बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमने ट्रायंगल कंसिडर किया सी डैश ए डैश बी डैश, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस सी डैश ए डैश 10 बीटा। सो 10 बीटा भी हमने कैलकुलेट किया ए डैश बी डैश अपॉन सी डैश ए डैश। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ 10 अल्फा एंड 10 बीटा इन द इक्वेशन ऑफ द m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। सो यहाँ पर 10 बीटा की जगह आ गया ए डैश बी डैश अपॉन सी डैश ए डैश, एंड 10 अल्फा की जगह आ गया ए डैश बी डैश अपॉन सी ए डैश। यहाँ पर कैंसिल आउट होगा ए डैश बी डैश एक दूसरे से, बचेगा सी डैश ए डैश अपॉन सी डैश ए डैश। सो फाइनली ये इक्वेशन हमें मैग्नीफाइंग पावर m की मिल गई। अगेन हम यहाँ पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज़ सी ए डैश। सी ए डैश को अगर हम यहाँ पर देखें तो सी ए डैश इज़ बेसिकली दिस वन, सी ए डैश इज़ बेसिकली दिस वन। और ये क्या है, ये है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये है इमेज डिस्टेंस, या इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, इस ऑब्जेक्टिव के फोकल पर, इसलिए इसे हम कहेंगे F0। और ये होगा पॉजिटिव, क्योंकि जब हम इसे मेज़र करेंगे तो हमेशा हम C से A डैश की तरफ जाएंगे, और ये डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की, इसलिए यहाँ पर सी ए डैश होगा प्लस F0। जबकि हम सी डैश ए डैश की जब हम बात करेंगे सी डैश ए डैश, सो सी डैश ए डैश बेसिकली ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा एफ यू ई के। हम क्योंकि यहाँ पर जो ए डैश बी डैश है वो इस आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये होगी इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई। और जब भी हम इसका मेज़रमेंट करेंगे तो मेज़रमेंट जो इसका होगा हमेशा सी डैश से ए डैश की तरफ, सी डैश से ए डैश की तरफ, इसलिए यू ई क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। सो हम कह सकते हैं सी डैश ई डैश इज इक्वल टू माइनस यू ई। सो यहाँ से सी ए डैश की वैल्यू भी मिल गई हमें, सी डैश ए डैश की वैल्यू भी मिल गई। लेट्स पुट द वैल्यू। सो फाइनली ये हो जाएगा m इज़ इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू ई। तो यहाँ से हमें मैग्नीफिकेशन पावर की एक अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन मिल चुकी है। अब इसे
अगर थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करें, इसके लिए हम आई लेंस के लिए लेंस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो लेंस इक्वेशन क्या होती है, -1/u + 1/v = 1/f। और आई लेंस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सफिक्स ई आ जाएगा। सो दैट हैज़ बिकम -1/ue + 1/ve = 1/fe। अब यहाँ पर क्योंकि ue की जो वैल्यू है वो है -ue, ठीक है, क्योंकि निगेटिव आएगी इसलिए ue के लिए -ue। ve जो है इसकी जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म हो रही है, इसलिए आई लेंस के लिए जो इमेज होगी वो बेसिकली इमेज डिस्टेंस जो होगी वो ये होगी, दिस वन, ठीक है। ये ve है और ve इक्वल है -d के, क्योंकि इसका भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे या इसको मेज़र करेंगे तो हमेशा c डैश से a की तरफ, और ये डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द इंसिडेंट रे होगी, इसलिए यहाँ पर ve होगा -d। सो फाइनली यहाँ पर हमने ve के लिए पुटअप किया -d। जब हम वैल्यूज़ को रखेंगे यहाँ पर ue की जगह -ue, ve की जगह -d एंड fe एज इट इज़। सो फाइनली ये इक्वेशन हमें मिलेगी 1/ue -1/d को हमने इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया 1/fe + 1/d। अब 1/ue की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 1/fe, यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो 1/fe यहाँ आ गया, अंदर बचा 1 और ऊपर आ जाएगा fe/d। तो 1/ue की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है। अब ये जो मैग्नीफिकेशन पावर का जो फार्मूला है m = -f0 × ue, यहाँ से ये m जो है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं -1/ue × f0। सो यहाँ पर -1/ue की वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं, ये होगी 1/fe/1 + fed। तो ये माइनस अपनी जगह एज इट इज़ हमने पुटअप कर दिया 1/fe 1 + fe × d और f0 अपनी जगह एज इट इज़। तो फाइनली हमें ये सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। m = -f0/fe × 1 + fe/d। सो इस इक्वेशन से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं वेरी इजीली, देयरफॉर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव द लार्ज मैग्नीफाइंग पावर इफ़ द ऑब्जेक्ट लेंस इज़ ऑफ द लार्ज फोकल लेंथ। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि m इज़ प्रोपोर्शनल टू f0 जबकि m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू fe, ठीक है। सो अगर ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगा, और आई लेंस की फोकल लेंथ अगर कम होगी तो भी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगा। मतलब मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होने के लिए इफ़ द ऑब्जेक्ट लेंस इज़ ऑफ द लार्ज फोकल लेंथ एंड द आई लेंस इज़ ऑफ द शॉर्ट फोकल लेंथ, सो मैग्नीफाइंग पावर विल बी लार्ज। फर्दर नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप टेल्स दैट द फाइनल इमेज फॉर्म्ड विल बी इन्वर्टेड एंड रियल। जो फाइनल इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं जो फाइनल इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है वो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। सो फाइनली यहाँ पर हमने टेलीस्कोप को देखा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को, उसको समझा और उसका मैग्नीफाइंग पावर हमने कैलकुलेट किया। अब इसे और समझने के लिए बेसिकली एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम देखते हैं, दिया हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हमें 75 सेंटीमीटर दी हुई है, तो f0 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 75 सेंटीमीटर एंड आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। और हमसे कहा इफ़ द फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई, मतलब जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, मतलब डी की वैल्यू यहाँ पर आ गई 25 सेंटीमीटर। सो कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। सो कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये फार्मूला हमने डेराइव किया था तब ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज़ करके फार्मूला डेराइव किया था। सो डायरेक्टली हमने वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया f0 m = -f0/fe 1 + fe/d, ये फार्मूला जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। इसी फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे हम, f0 के लिए 75, fe के लिए 5 एंड देन d के लिए 25। फाइनली जब सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द आंसर -18। सो मैग्नीफिकेशन आ रहा है -18, तो हमें ये बता रहा है मैग्नीफिकेशन की जो इमेज होगी वो बेसिकली 18 टाइम्स शॉर्ट होगी। ये नेगेटिव हमें शो कर रहा है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव बता रहा है, तो हमें ये एक्चुअली बता रहा है कि जो फाइनल इमेज होगी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की वो बेसिकली उससे 18 टाइम्स शॉर्ट होगी, 18 टाइम्स छोटी होगी। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमने टेलीस्कोप को समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा कॉन्सेप्ट। जो दोनों कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, ये दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा। तो एटलीस्ट इस लेक्चर को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।